ये जो नया चैप्टर आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये आपको बताएगा दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू सर्कुलेट इनसाइड योर बॉडी, है ना। सर्कुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपकी बॉडी में होती है, because this will be responsible for the transportation of different kinds of thing inside your body बच्चों। और उसी के कारण your body will be able to show growth, इसी के कारण मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक तरह से आपकी बॉडी में चलता रहेगा, है ना। लेकिन ये सर्कुलेशन कराने के लिए what thing will be responsible, there should be a kind of medium, no। यहाँ पे कोई मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, एंड what will be the medium, वही मीडियम होता है your ब्लड, है ना। क्या केवल ब्लड ही एक मीडियम है? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम है। जैसे हमारी बॉडी में लिम्फ भी होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा भी और भी कुछ दूसरे लिक्विड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या कहें फ्लूइड हमको देखने को मिलेंगे। लिक्विड नहीं बोलेंगे हम इनको, हम बोलेंगे फ्लूइड। होते तो तरल हैं, होते तो लिक्विड जैसे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है यहाँ पे। तो ये जो मीडियम है, दीज विल बी द मीडियम एंड दीज थिंग्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग इनसाइड योर बॉडी। उसी को लेकर हम इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं बच्चों। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉडी प्लाज्मा की। तो ये बॉडी प्लाज्मा है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, आपके पास में ब्लड है, आपकी बॉडी में ब्लड है। अगर हम इस ब्लड को क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में लें, एक टेस्ट ट्यूब में इसको ले लें, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आप उसको थोड़ी देर अलाव कीजिए। अब आपने जब टेस्ट ट्यूब में लिया है बच्चों, तो क्या होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया है वो क्या होने लगेगा, वो होने लगेगा क्लॉट। वो क्या होने लगेगा, क्लॉट। क्लॉट का मतलब है वो जमना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों जम रहा है, इसके पीछे रीजन तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन हमको पता है whenever your blood will come in contact with the oxygen, है ना, जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, इट विल स्टार्ट कोआगुलेशन, है ना। क्या करता है वो, क्लॉट बोलो, कोआगुलेशन बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब वो जम रहा है ना। तो जब जमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जमा, और जमने के बाद क्या हुआ कि उस ट्यूब के ऊपर, है ना, उस ट्यूब के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे ब्लड है ना, देखिए कैसे ब्लड होगा उसको हम समझें कि यहाँ पर जो है वो ब्लड है ना, यहाँ पर पूरा ब्लड जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, और इस ब्लड के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ से इस वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एयर है ना, एयर विल बी देयर। एयर के कांटेक्ट में ब्लड आता है, और जब ये ब्लड उसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा। आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कीजिए, और एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजर। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजर, है ना। उस सेंट्रीफ्यूजर में हमने उसको, इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, प्लेस किया। जब आप इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा मूव करेगा, है ना। आप इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। कौन, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे कितने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आरबीसी है ना, दूसरा यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा जो यहाँ पर होगा दैट इज प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट। ये हमको देखा कि भैया ये तीन तरह के सेल इसमें हो गए, और ये तीन जो सेल्स हैं, दीज ब्लड कार्पल्सेस, और या कहे कि जो सेल्स हैं वो किसमें होते हैं, उसके साथ में यहाँ पर जब आप सेंट्रीफ्यूज कर लोगे ना, इसको बहुत घुमाओगे आप, जब एक झूले में बैठते हैं, है ना, और आप बड़ी तेजी से उस पर रोटेट होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जितना भी आपने खाया वो सारा का सारा बाहर हो जाएगा। कुछ वैसे ही यहाँ पर लगेगा। क्या होगा कि सारे सेल ग्रेविटी के कारण, उसकी डेंसिटी के कारण, ऑल द सेल्स आर गोइंग टू सेटल डाउन ओवर देयर। वो क्या होगा, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना, ये सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। और जब नीचे बैठ जाएंगे तो हमको यहाँ पर ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ऊपर हमको यहाँ पर इस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा एक थोड़ा सा पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा, ये आप समझ तो गए कि प्लाज्मा एक्चुअल में निकला कैसे। तो इस प्लाज्मा की मदद से व्हाट यू विल बी एबल टू डू, आप जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं हम जितने भी
पैथोलॉजिकल, हाँ पैथोलॉजी में जितने भी टेस्ट करवाते हैं ये सारे के सारे टेस्ट जो है दीज विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा ओनली। आपकी बॉडी में देखिए कई बार ये होता है ना कि हम लोग जिन इंसानों ने क्या किया, नदियों को नाले में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है कि प्रदूषण हम लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल थ्रो समथिंग इन दैट नाला ओनली ना, उस नाले में पता नहीं क्या क्या पटक पटक के हमने उसको नदी से नाला बना दिया। बहुत सारी नदियां आपने आसपास भी देखी होगी जो कि अब पूरी तरह से नाला बनने की कगार पे है। तो वैसे ही आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है दैट विल बी बिकॉज ऑफ ब्लड। इसी ब्लड में जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सारे के सारे सेल क्या करेंगे, दे विल डंप देयर वेस्ट ऑल्सो, है ना। ये लोग वेस्ट मटेरियल भी उसी में डाल देते हैं, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है वो भी उसी में डालते हैं। वॉट एवर काइंड ऑफ गैस विच दे आर यूजिंग, जैसे मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसका जो कन्वर्जन होता है ना, ऑक्सीजन भी ये उसी से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी में डालते हैं, है ना। तो इस तरह से करते करते मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी देयर, विल बी सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। यही तो ब्लड का काम है ना। तो ये ब्लड का रोल हमने यहाँ पर समझ लिया है और ये भी जाना कि उसके अंदर है क्या। अब इस प्लाज्मा की बात करें तो देखिए प्लाज्मा की जब आप बात करते हो कि प्लाज्मा ऐसा है क्या, तो प्लाज्मा बना कैसे वो समझे। तो प्लाज्मा का मतलब है, प्लाज्मा मतलब ब्लड में से हम क्या निकाल दें, ब्लड में से निकाल दें कार्पसल्स, है ना। अगर हम उसमें से कार्पसल्स मतलब जितने भी सेल्स हैं अगर हम उनको निकाल दें, सो व्हाट वी विल बी एबल टू गेट, वी विल बी एबल टू गेट प्लाज्मा। व्हाट वी विल बी एबल टू गेट, वी विल गेट प्लाज्मा, है ना। उसके बाद में और क्या है, उसके बाद में देखिए एक और चीज सीरम, है ना। तो सीरम क्या है वो हम समझे कि सीरम कैसे बना, सीरम कैसे निकला, है ना। तो सीरम कैसे निकला कि जब इस ब्लड से आपने क्या निकाला, उसमें से आपने कोएगुलेशन फैक्टर निकाल दिया, कोएगुलेशन फैक्टर रिमूव कर दिया, है ना। मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे ना, जो क्लॉट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आपने उन्हीं को बाहर कर दिया। तो आपके पास में क्या बचा, सीरम बचा। ये सीरम भी टेस्ट लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। ये चीज़ हमने समझी। तो एक और चीज़ अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग, तो ये क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन होता क्यों है, ये ब्लड के कारण ही होता है ना। ब्लड में ही होता है और ये किन के कारण होगा, इन सेल्स के कारण होगा, है ना। तो वही सारी चीज हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन ये प्लाज्मा में है क्या, ये एक तरह का लिक्विड है, मतलब इसके अंदर करीबन 95% जो है वो पानी आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस ब्लड को देखा जाए सो अराउंड 55% तो आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा और बाकी का 45% आपको क्या देखने को मिलेगा, 45% विल बी द सेल्स। यहाँ पे क्या होंगे, ये 45% आपके सेल्स होंगे। तो अब आपको यहाँ पर रेशो भी समझ में आया है कि इस ब्लड के अंदर है क्या, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे समझी, है ना। ब्लड का इंपॉर्टेंस भी अब समझ में आया कि दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग इनसाइड द बॉडी। अगर ये ब्लड ना होता तो बहुत सारी दूसरी समस्या होती। कैसे आप अपनी बॉडी में चीज़ों को सर्कुलेट करते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना। उसी को आगे समझते हैं और बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की, कि बॉडी में जो फ्लूइड है अच्छा है हमको पता है, तो कैसे है। देखिए आपकी बॉडी में मान लीजिए ये कोई पार्ट है, इस पार्ट में बहुत सारे सेल्स भी होंगे, है ना। कैसे होंगे, क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। मैं इनको ग्रीन कलर से बता देता हूं इस तरह से, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा जो कि उसका सेंटर पॉइंट है, ये उसके सेंटर पॉइंट वाले न्यूक्लियस, है ना, ये इसके सेंटर पॉइंट वाले न्यूक्लियस। तो अब ये सेल हमने समझा कि ये क्या है, ये हमारे सेल है ना। सारे सेल हैं, ये भी सेल है। तो इस सेल के आसपास मतलब कहाँ पर, इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर ये पानी जैसा रंग तो हमने इस्तेमाल किया लेकिन ये पानी नहीं है। दिस इज द मीडियम थ्रू विच थिंग्स आर गोइंग टू सर्कुलेट इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल।
सेल के आसपास बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है ना, वो इसी की मदद से घूमेगी। तो ये काम कैसे करेगा अब वो समझे। तो देखिए सेल जो है, सेल के आसपास जो खाली जगह दिख रही है उसमें फ्लूइड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, उसमें कुछ तरल होता है। तो ये बाहर का है, तो हम लोग बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और जो फ्लूइड इस सेल के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, उस सेल के अंदर वाले को बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। ये दो चीज हमको समझ में आई। क्या क्या, कौन से फ्लूइड हमने देखे, एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड देखा जो कि सेल के बाहर की तरफ है, और दूसरा हमने देखा सेल के अंदर वाला क्या कहलाता है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। अब ये दोनों तरफ, इन दोनों फ्लूइड का काम क्या है, इन दोनों फ्लूइड का काम ये है कि जब भी यहाँ पे कोई चीज आती है, देखिए कहाँ से आ रही है इसमें चीजें, इसमें आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आती है कि जाती है, नहीं, इसमें आएगी आपके यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, O2 यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले। तो यही चीज, क्योंकि दी सेल्स विल रिक्वायर व्हाट, दी सेल्स विल रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और ये क्या चीजें पटकेंगे इसमें, इसमें वेस्ट जो है वो डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से इसी मीडियम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड विल गो towards the organ which will be responsible for the exchange of gases, ये वहाँ पर। तो ये वेस्ट मटेरियल जो है या फिर सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मूव करेगी। ऑल द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल आल्सो बी देयर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स which will be required for the cell, सेल को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, those things also they are also going to move inside this intra, sorry before that, है ना। उससे पहले, इंट्रा में पहुंचने से पहले वहां पे जाना तो पड़ेगा। आप घर पहुंचना चाहते हैं, है ना, आप घर पहुंचना चाहते हैं अपने स्कूल से, तो आपको रोड पे आना पड़ेगा। तो वैसे ही जब अगर कोई न्यूट्रिएंट, इफ दिस न्यूट्रिएंट विल बी रिक्वायर्ड बाय द सेल, इस सेल को न्यूट्रिएंट की अगर जरूरत है तो व्हाट इट विल हैव टू डू, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट है वो अंदर लेना होगा। और यहाँ तक न्यूट्रिएंट पहुंचा कैसे, विद द हेल्प ऑफ दीज बॉडी फ्लूइड ओनली। तो आपको इंट्रा और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब बाहर जो यहाँ पे लिक्विड है उनके बारे में डिफरेंस समझ में आया। तो उसी बेसिस पे बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जिसको शॉर्ट में हम लोगों ने बोल दिया है ICF। ये कहाँ है, ये आपके सेल के अंदर की तरफ है ना, सेल के अंदर की तरफ। मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। ये हमको समझ में आया कि अंदर जो लिक्विड है ना। वैसे तो यहाँ पर देखिए अंदर इस तरह से एक मेम्ब्रेन और देखने को मिलेगी, है ना। ये इस तरह से एक मेम्ब्रेन और होगी। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बच्चों, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, जल्दी बताएं। इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वो इस लिक्विड को बाहर नहीं जाने देती, वो वहीं रहने देती है ना, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देगी। तो ये एक लिक्विड जो है, मान लीजिए यहाँ से अंदर कोई ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से अंदर तक बाकी के स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुँचेगी कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, है ना। ये चीज़ हमको समझ में आई। दूसरा जो है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि उस सेल के आसपास जो है, ये हो सकता है आपका ब्लड, है ना। उस सेल के आसपास है कौन, इस सेल के आसपास जो मैंने ब्लू कलर से जो यहाँ पर डिनोट किया था, ये है आपका ब्लड, है ना। यहाँ पर क्या मूव करेगा बच्चों, यहाँ पे मूव करेगा ब्लड। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लड जो है वो मूव करेगा, और this will also be able to carry different kinds of nutrient over there। ये इससे वेस्ट मटेरियल को भी बाहर लेकर जाएगा। अब एक जो नया लिक्विड आपको यहाँ फ्लूइड जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज लिम्फ। यहाँ पे जो लिम्फ देखने को मिला है, ये लिम्फ के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। लिम्फ विल बी द काइंड ऑफ क्रीमिश कलर फ्लूइड, इट विल बी देयर इन द सराउंडिंग ऑफ अ सेल, है ना। वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। तो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लड जो है वो हर जगह पहुँच नहीं पाता है। ब्लड एक मीडियम है, सारी जगह ये चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन हर जगह वो जा नहीं सकता है।
क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सेल जो है वो सेल्यूलर लेवल पे नहीं जाता है, वो ऑर्गन लेवल पे जाएगा, वो टिश्यू लेवल पे भी जा सकता है, लेकिन वो हर एक सेल तक उसका पहुंच पाना मुश्किल होता है। जैसे मोदी जी हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्लड जी हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास में उसका पहुंचना मुश्किल होता है। सो देयर विल बी ए काइंड ऑफ मीडिएटर, है ना। आप क्या करते हैं, आप अपनी समस्याओं को पार्षद के सामने रखते हैं, विधायक के सामने रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो सेल्स हैं दे विल गेट द थिंग विद द हेल्प ऑफ दीज लिम्फ, है ना। लिम्फ की मदद से वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर हमको समझ में आया। ये देखिए ये डायग्राम है आपका, यहाँ पर इस ये ब्लड वेसल आपकी है, इस विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड वेसल द ब्लड विल मूव ओवर हियर। यहाँ पर ये जब इस तरफ से ये ब्लड जो फ्लो होता हुआ आता है ना, जब ब्लड यहाँ पे फ्लो होता हुआ आता है तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लाता है। क्या लेकर आता है? वो यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है। वो साथ में लाता है ऑक्सीजन भी, वो साथ में लाया ऑक्सीजन, है ना। और क्या लेकर आया? और वो साथ में लाया कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो इन सेल्स को डिवाइड होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें दे विल मूव ओवर हियर। और जैसे ही इनको ज़रूरत होती है तो देखिए यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो कैपिलरी जो है ना, उस कैपिलरी से ये सारी की सारी जो काम की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना। जैसे कहीं भी जैसे अभी यूक्रेन में लड़ाई जो हुई है ना, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई, तो वहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चीज़ें सप्लाई होती है। तो वो मेन रोड से वो कॉलोनीज़ में, मोहल्ले में, वो सारी चीज़ें जिस तरह से सप्लाई होती है, वैसे ही यहाँ पर भी दिस ब्लड इज़ गोइंग टू डू अ काइंड ऑफ ड्रॉप ओवर देयर। जैसे आप बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, वहाँ पे ड्रॉप गिरता है, तो वैसे यहाँ पर भी जो है ये ड्रॉप यहाँ पे गिरेंगे एंड दीज सेल्स विल बी एबल टू गेट द थिंग। कैसे वो ले लेते हैं? उनको उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से उनके इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तक इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करा दिया जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली कि इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है। तो बॉडी फ्लूइड की यहाँ पे बात हमने समझी। क्या समझा? कि ये ब्लड जो है वो क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मीजोडर्मल इसका ओरिजिन हमको देखने को मिलेगा बच्चों। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन वो शो करेंगे। और ये जो फ्लूइड है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ब्लड जो है ना बच्चों, इसके अंदर प्लाज्मा भी है और ब्लड कार्पसल्स भी है ना। ब्लड कार्पसल्स मतलब वही तीनों, कौन कौन तीनों? आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे तीनों सेल, ये तीनों सेल किसके अंदर है? इसके अंदर। ये कहाँ है? ये तीनों इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, है ना। प्लाज्मा तो एक खुद लिक्विड है ना, एक खुद ही फ्लूइड है, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो 7.2 से लेकर 7.4 तक वेरी करता है। लेकिन हम पीएच की बात क्यों कर रहे हैं? हम पीएच की बात इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्या होगा? एसिड का प्रोडक्शन हो सकता है ना। एसिड का प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है, और जब ये एसिड का प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है, सो एसिड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पीएच। एसिड क्या है? एसिड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पीएच। किसका पीएच चेंज करेगा? ये चेंज करेगा आपके ब्लड का पीएच, है ना। अब जब ब्लड का पीएच चेंज होगा तो इससे समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है? इससे समस्या ये हो सकती है कि जो आपके सेल्स यहाँ पर ये जो कार्पोसेल्स की बात करी थी ना हमने, वो यहाँ पर डीनेचर हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होगा कि इस ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन किया जाए। और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हमने इससे पहले वाले इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास में एक ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ये एक्सक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक्सक्रीशन करता किसका है? ये करता है यूरिया का, है ना। और भी जितने तरह का वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाहर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? योर किडनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। उसमें से जितना भी एसिड होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, उसको पानी में मिक्स करके बोलेगा बाहर निकल जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, नज़रों से दोबारा बॉडी में दिखाई नहीं देना।
तो ये बॉडी से बाहर इसको कर देते हैं। कहाँ से आया था? मेटाबॉलिक वेस्ट से आया था, इसलिए फिर से इसका ब्लड का जो पीएच है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि 7.2 से 7.4 तक इसका पीएच हो सकता है ना। ये चीज़ हमने समझी। तो ये एल्कलाइन भी हो सकता है और एसिडिक होने लगेगा तो फिर से किडनी अपना रोल प्ले करेगी। ये चीज़ हमने इसमें समझी। दूसरा देखिए कि ब्लड जो है वो कैसा है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो कैसा है, स्ट्रॉ कलर्ड है, मतलब कि इसका थोड़ा सा धुंधला सा कलर आपको देखने को मिलेगा और यही जो है दैट विल मेक योर ब्लड विस्कस। इसी के कारण ब्लड जो है वो बहने लायक बनता है। बहने लायक क्यों? देखिए बहाना तो पड़ेगा ना। कहाँ पे बहाना पड़ेगा? आपको लड़ाई में नहीं बहाना है बच्चों, आपको बहाना है इसको अपनी बॉडी के अंदर, है ना। बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक उसको पहुंचाना पड़ेगा और जब ये एक ऑर्गन से बच्चों दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर चीज़ों का सर्कुलेशन होगा। चीज़ें जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह यहाँ पे पहुंच रही है तो हम इसको जान सकते हैं बच्चों, क्या जान सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जब एक कोई ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, वो दूसरे ऑर्गन तक पहुँचना ज़रूरी होगा। ये कैसे पहुँच पाएगा? ब्लड की मदद से इस पूरी बॉडी में, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर अगर हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या करा, अंदर क्या डाला, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे डाला और बाहर क्या निकाला, बाहर उसने निकाल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से आपके बाकी के सारे ऑर्गन्स में, आपके बाकी के पार्ट्स में इसको पहुँचा दिया जाएगा। किसकी मदद से पहुँचा? ब्लड की मदद से, है ना। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, बहुत सारी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में हम लोगों ने समझा है बच्चों। और वही सारी जो ग्लैंड्स हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे आर यूजिंग, वो ग्लैंड जो है वो ब्लड की मदद लेती है और विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट दिस ब्लड और मटेरियल टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड का विस्कस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ब्लड क्या ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है? हाँ, ये डिपेंड करता है ब्लड के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आप मेल है या फीमेल। देखिए क्यों, इस ब्लड के अंदर होता क्या है, देखिए सीरम की बात तो मैंने आपको बता दी, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यही तो मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि सीरम का मतलब क्या था? सीरम का मतलब होता है कि जब ब्लड में से हमने क्या माइनस किया था बच्चों, हमने उसमें से माइनस किया था क्लॉटिंग फैक्टर। क्या निकाला है उसमें से? उसमें से हमने निकाल दिया ब्लड के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर। और क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, तो हमने उसको यहाँ पे बाहर कर दिया। ब्लड में क्या बचा? ब्लड में से वो माइनस हुआ तो बचा क्या वहाँ पे? सीरम बचा, है ना। ये इसके बारे में मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों जितने भी आरबीसी, जितने भी डब्ल्यूबीसी और जितने भी प्लेटलेट यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को जिनको ब्लड की कमी हो जाती है ना, उनकी बॉडी में ज़रूरी ये होता है कि समय समय पर इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोगों को देखिए, आप इतना अब ज़माना एडवांस हुआ है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि यू विल बी एबल टू सेपरेट, यू विल बी एबल टू आइसोलेट दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर ब्लड, और आप उसी का सप्लाई जो पेशेंट है जिसको ज़रूरत है उसको आप वहाँ पे कर देंगे। सो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी मददगार होता है ना। तो ये हमने यहाँ पे बात करी, सीरम की बात हम लोगों ने यहाँ पे करी। दूसरी बात, अगर मेल और फीमेल के कंपैरिजन में हम देखें, ब्लड की बात अगर हम कर रहे हैं बच्चों, तो ब्लड है कितना? तो अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम किसी मेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए उसको हम समझते हैं कि मेल के केस में क्या है। तो मेल की बात अगर हम करते हैं और फीमेल को उससे कंपेयर करते हैं तो क्या समझ पाएंगे? मेल के पास में अराउंड 5 लीटर ब्लड होता है। मेल के पास में हाउ मच ब्लड विल बी देयर? अराउंड 5 लीटर ब्लड विल बी देयर। लेकिन अगर फीमेल की बात करोगे तो फीमेल्स की बॉडी में 4 से लेकर 4.5 लीटर तक ब्लड होगा। इतना डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, इतना डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये डिफरेंस क्यों है? अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंस बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं शॉर्ट में हीमोग्लोबिन, है ना, HB।
हीमोग्लोबिन को आपने क्या लिख दिया, HB। ये जो HB है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये मेल के केस में थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर मेल में ये ज़्यादा होती है, बल्कि फीमेल में ये कम होती है। एज कंपेयर टू द फीमेल, मेल के बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। तो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। क्या केवल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है? नहीं, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मतलब ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी बच्चों इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कहें कि दोनों तरह की गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हीमोग्लोबिन विल बी रिस्पॉन्सिबल। This hemoglobin will also be responsible for the coagulation also। जब क्लॉटिंग होती है ना बच्चों, तो क्लॉटिंग के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना? आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस हीमोग्लोबिन ओनली, है ना। मतलब ये एक साइट है बच्चों, एक बाल्टी समझ लीजिए। विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और वो हो पाता है इस हीमोग्लोबिन की मदद से। आपने डिफरेंस समझा कि मेल और फीमेल में ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से समझ में आई। अच्छा, ब्लड की जब हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग तरह के सेल्स क्यों हैं, और ये हीमोग्लोबिन है कहाँ पर? सो दिस हीमोग्लोबिन इज देयर इनसाइड द आरबीसी। उस आरबीसी में सबसे ज़्यादा, या फिर कहें कि एक आपके आरबीसी के अंदर अराउंड 900 मिलीग्राम आपकी हीमोग्लोबिन उसमें स्टफ्ड होती है, उसमें पूरी तरह से भरा होता है। तो इससे क्या फ़ायदा है हमको? इससे फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उनके चेहरे पे ग्लो जो है वो ख़त्म होने लगेगा, उनकी बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, है ना, हाइट पे अगर आप चले जाते हैं, जब हाइट पे आप चले जाते हैं तो क्या होगा बच्चों? हाइट पे चले जाओगे तो हाइट पे जाने के बाद में आपके आरबीसी जो है वो उनका नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए आपके चेहरे पे थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है ना। रेडनेस क्यों आ जाती है? ये उन लोगों में आती है जो ज़्यादा हाइट पे रहते हैं या फिर हिली एरिया में रहते हैं, उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। इसलिए तो तिब्बत और दूसरे जितने भी पहाड़ी एरिया है उनमें आप लोगों के चेहरे देखिए, what you will be able to observe, you will be able to observe their cheeks will be red। उनके फेस जो है वो थोड़ा सा रेड आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है? उसका कारण आपको पता लगा कि वो जब हाइट पर रहते हैं तो उनके आरबीसी का शेप जो है वो चेंज होता है, और जब वो चेंज होगा, या फिर जब भी मान लीजिए आरबीसी का अगर कोई डैमेज यहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर ये सेल अगर रप्चर होने लगता है, या इसमें कोई और डिसएडवांटेज आता है, डिसएडवांटेज तो क्या होता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है तो यहाँ पर आपकी बॉडी में एक मैक्रोफेज नाम का एक सेल और होता है, और वो मैक्रोफेज क्या करेगा? उस आरबीसी को डाइजेस्ट कर लेगा, उसको वो किल कर देगा, है ना। और किल करेगा तो आपको पता है कि देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सेल्स। तो हर एक सेल की यहाँ पे आपकी बॉडी में देयर विल बी अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, है ना। यहाँ पर क्या होगा? हर एक सेल का देयर विल बी अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन बच्चों, और ये लाइफ स्पैन हमारा भी तो फिक्स्ड है, हमारा भी फिक्स्ड है, इन सेल्स का भी फिक्स्ड है। लेकिन कुछ सेल जो है वो कुछ मिनट या कुछ आवर्स तक जिंदा रह पाते हैं, और कुछ जो है वो ईयर्स तक, है ना। ये हमको समझना है, क्या याद रखना है कि कुछ सेल जो है वो कुछ घंटों के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ जो है वो कुछ साल के लिए। आफ्टर दैट दे विल डाई, एंड दैट प्लेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर सेल ऑफ द बॉडी, और वही फिर से वही रोल प्ले करने लगता है जैसा पुराने सेल कर रहे थे, है ना। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से ब्लड जो है वो यहाँ पर मेल और फीमेल के केस में अलग है, उसका अमाउंट यहाँ पे अलग है, उसके अंदर क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आपको प्लाज्मा के बारे में भी मैंने यहाँ पर समझाया है कि प्लाज्मा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, एंड व्हाट थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इनसाइड योर बॉडी, वो है आपका ब्लड। तो ये अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके आगे की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं।
तो वापस से अब उसी पे हम लोग फिर से उसी बोर्ड पे हमारे आ जाते हैं और अब समझते हैं कि देखिए आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, है ना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो इस ब्लड के अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको? यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको प्रोटीन। प्रोटीन आपकी आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है बच्चों। आपने कभी सोचा है कि हम दाल और चावल को ही क्यों मिक्स करके खाते हैं? अब आप बोलेंगे कि चावल जो है वो थोड़े से ड्राई होते हैं और इसीलिए एक लिक्विड की उसमें ज़रूरत होती है ताकि डाइजेशन जो है वो हमारी खट्टी जो है ठीक से उसको डाइजेस्ट कर सके और बाकी का काम हम कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप दाल और चावल दोनों साथ में मिक्स इसलिए करके खाते हैं क्योंकि चावल में स्टार्च है बच्चों, है ना। चावल के अंदर क्या है? स्टार्च है ना। और जो दाल है आपकी उसके अंदर प्रोटीन है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत भी है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत भी है और आपकी बॉडी में जितने नए सेल लाने की ज़रूरत है, पुराने सेल जब उसकी एजिंग हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह नए सेल लाने हैं और वो पॉसिबल हो पाएगा। इट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन ओनली। और यही कारण है बच्चों कि हम लोगों ने जो भी हमारी डिश बनाई है देयर विल बी अ काइंड ऑफ बैलेंस इन दैट। आप जिस भी एरिया में जब रहते हैं वहाँ पर जितनी भी डिश होगी उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर होगा। इट शोज़ कि हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें जितने भी फूड, जितनी भी डिश है बच्चों, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो देखिए प्रोटीन की बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। वैसे तो आपके बहुत सारे प्रोटीन आपके ब्लड में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें से हम सबसे पहले एल्ब्यूमिन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो एल्ब्यूमिन है क्या? एल्ब्यूमिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन बच्चों विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये रिस्पॉन्सिबल होता है चीज़ों को वहाँ पे सर्कुलेट कराने के लिए। जैसे यहाँ पे फिब्रिनोजन है ना, फिब्रिनोजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन, कोएगुलेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। ये आपके क्लॉटिंग के लिए या खून को जमाने के लिए इट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये फिब्रिनोजन यहाँ पर है। इसी के साथ में एक और एंजाइम यहाँ एंजाइम आई सेड एक और प्रोटीन यहाँ पे काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है और ये जो फिब्रिनोजन है, दीज प्रोटीन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ओवर देयर। वैसे ही ये जो ग्लोबुलिन है ना, आपने एक और शब्द इससे पहले सुना होगा, इम्यूनोग्लोब्युलिन, है ना। तो यहाँ पे ग्लोबुलिन आया। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब द काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एंटीबॉडी के बनाने के लिए। आपने बहुत अलग अलग तरह की एंटीबॉडी पढ़ी है बच्चों। कौन कौन सी एंटीबॉडीज पढ़ी हमने? यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था, हम इसको आईजी के नाम से, आईजीजी, है ना। हम इसको इस तरह से याद रखते हैं, है ना। तो IgA, IgM, IgE, IgD और इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या बनाया? हम लोगों ने इसको याद रखने का एक तरीका, है ना। IgG एंटीबॉडी, इट विल बी, है ना। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन मतलब द काइंड ऑफ प्रोटीन जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा। इट विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स और यू कैन से माइक्रोब्स, उनके खिलाफ इट इज गोइंग टू फाइट, है ना। तो ये उसके खिलाफ फाइट ये करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए दीज प्रोटीन विल बी रिक्वायर्ड, मतलब ब्लड के अंदर प्रोटीन भी है तो हम ब्लड को क्यों नहीं खा लेते हैं, है ना। ये सोचना चाहिए। दिस क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड कि अगर प्रोटीन उस ब्लड में प्रेजेंट है तो व्हाई वी आर नॉट ड्रिंकिंग ब्लड। ब्लड अगर हम सीधे ले लेंगे तो आपको तो बहुत सारे हार्मोन्स
बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वो सारे सप्लाई हो जाएंगे। ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है। दूसरा कारण बच्चों, उस ब्लड के अंदर देयर विल बी सेवरल काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लमेटिक टॉक्सिन्स विल आल्सो बी देयर। और दूसरी बात, ये जो भी खाना आपने खाया है वो प्रोसेस्ड होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, उसके बाद ही इट इज गोइंग टू मिक्स विथ योर ब्लड। तो उसके बाद ही जब अगर वो ब्लड में पहुंच रहा है तो मतलब वो समय लेगा, है ना, इट विल रिमेन इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सीधे जाके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में या आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मिक्स नहीं होता। तो ये बच्चों प्रोटीन्स की बात हमने करी। अभी हमने प्रोथ्रोम्बिन की बात यहाँ पे की थी। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? वो एक तरह का कोगुलेटिंग फैक्टर है बच्चों, या क्लॉटिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा में और भी बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, है ना, मैंने बताया था कि हार्मोन्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पर। तो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं? देखिए यहाँ पे सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO, Cl, ये सारे मिनरल्स। इसके अलावा भी मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम इसमें सबसे कम मात्रा में होता है, बाकी इट विल बी अवेलेबल इन ए सफिशिएंट अमाउंट। और इन सभी मिनरल्स का देयर विल बी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड योर बॉडी बच्चों। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी होती है, देयर विल बी अ साइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। आप कभी उपवास कीजिए बिना नमक के, and you will get to know about the importance of the electrolytes and the minerals which will be there in your food. आप पानी मत पीजिए, आप नमक मत खाइए, एंड जस्ट वेट फॉर अराउंड 1 or 2 days। आप हो सकता है कि एक दिन आपकी बॉडी में कोई असर उसका देखने को ना मिले, बट ऑन द सेकेंड डे you will be able to know the importance of salt and these kind of minerals also, है ना। तो बच्चों ये बात हुई कि प्लाज्मा में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। आगे हम लोग जिसमें चलते हैं और बात करते हैं कि ब्लड का या ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा का सबसे पहला फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, अब वो यहाँ पर समझते हैं। हमने अभी बात करी कि ये यहाँ पर गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी गैस? दोनों तरह की गैस, एक तो है आपकी ऑक्सीजन और दूसरी जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों तरह की गैसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन ये कराता है। क्या केवल गैस? नहीं, यहाँ पर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। किसका? हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। देखिए आपकी पिट्यूटरी जो आपके स्कल वाले पार्ट में प्रेजेंट है बच्चों, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आपके अलग अलग बॉडी पार्ट में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उन ग्लैंड को ट्रिगर करने वाला कौन है? आपका मास्टर ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, है ना, या फिर हाइपोफिशियल ग्लैंड, है ना। मास्टर ग्लैंड की बात मैं कर रहा था। तो ये मास्टर ग्लैंड जो है ये ऑर्डर देता है। कैसे ऑर्डर देता है? ये भी ब्लड के थ्रू भी देता है ना। ब्लड के थ्रू वो मैसेज आपकी बॉडी में पहुंचता है। ब्लड के थ्रू ना केवल हार्मोन्स बच्चों, बट आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो भी किडनी तक पहुंचेगा, है ना। वेस्ट मटेरियल, इसका भी यहाँ पर मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। कैसे ही होता है, अब उसको समझें। तो देखिए आपका जो ब्लड है, या फिर बोले कि आपके सेल के अंदर जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां पर हुई है बच्चों, क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कोई रिएक्शन अगर यहां पर हुई है तो क्या होगा? सम काइंड ऑफ वेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहां पर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा। इस वेस्ट को या फिर कहें इस टॉक्सिन को, ये आपके लिए टॉक्सिन भी हो सकता है ना, ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बाहर जाने के लिए आपके इस ब्लड को, ये क्या है यहाँ पर कहाँ हो रही है? ब्लड, मान लीजिए ब्लड जो है इस वेस्ट को आगे लेकर जाएगा। कहाँ पर लेकर जाएगा? इट विल रीच टू द किडनी। ये किडनी तक इसको लेकर जाएगा और किडनी क्या करेगा? किडनी उस ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, पीएच मेंटेन करेगा, उस वेस्ट को वहाँ से बॉडी से बाहर पहुँचाएगा। और आप समझ पा रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसका ट्रांसपोर्टेशन।
ना केवल ये, अब देखिए और भी सारी चीज़ें हैं, मैं उसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि कैसे दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना, उसकी बात हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो इसके बाद में हाँ, वेस्ट मटेरियल की बात हम लोगों ने कर ली। ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्ट भी कराया। पानी का ट्रांसपोर्ट होना इसी के कारण संभव भी है। बाकी के पार्ट्स में भी आपका ये जो प्लाज्मा जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्टेशन, है ना, वो भी इसी की मदद से, आपके ब्लड की मदद से ही इट इज पॉसिबल। क्या और भी कोई ऐसी चीज बाकी है जो आपके दिमाग में आ रही है? आ रही होगी बहुत सारी चीजें, पता नहीं, है ना, आ रही है या नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू गेट टू नो। तो देखिए, गैस, हार्मोन, वेस्ट, वाटर और मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो गई है बच्चों। इसके बाद में जो टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे बाहर चले जाएंगे, बट दीज थिंग्स विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनका सर्कुलेशन आपके बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है ना। और हार्मोन्स की बात तो मैंने बताई कि एक जगह प्रोड्यूस होंगे और दूसरी जगह वो अपना रोल प्ले कर पाएंगे, तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। हम केवल ट्रांसपोर्ट में दिस मच वी विल हैव टू रिमेंबर। इसके बाद में आगे दूसरा फंक्शन समझते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस ऑल्सो। ब्लड लॉस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लाज्मा में व्हाट थिंग विल बी देयर, अभी हमने बात करी थी क्लॉटिंग फैक्टर की बच्चों, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू स्टॉप द लीक ओवर देयर। तो वहाँ से बॉडी के बाहर अगर मान लीजिए आपके वेसल पे या फिर आपके किसी ऑर्गन में अगर किसी तरह का कट लगा है ना, अगर किसी तरह का कट अगर वहाँ पे लगा है, सो व्हाट विल हैपन, द ब्लड विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। और जब ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आता है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कोगुलेट या वहीं पर क्लॉट हो जाता है, ताकि बाकी का जो इम्पोर्टेंट ब्लड है, बाकी का जो इम्पोर्टेंट या फिर कहें ब्लड को और रुधिर भी बोला जाता है। सो जो रुधिर है, सुधीर नहीं, रुधिर जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस ब्लड का बह जाना विल बी वेरी मच हार्मफुल, इसलिए इसको रोकना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लाज्मा जो है वो उस ब्लड के लॉस के लिए उसको रोकने को भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में बच्चों, ये जो है रिटेन करके रखता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन्स वहाँ पर है उनको मेंटेन वो वहाँ पर रखेगा, ना ज़्यादा ना कम। अगर वो कम होगा सो आपके फूड से वो यहाँ पर प्रोटीन को सप्लाई करेगा, एंड दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। उसके बाद में अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके बॉडी में कराना है, किसका? हीट का। कैसे ये पॉसिबल होगा? देखिए, जब भी विंटर्स होती हैं, है ना, जब भी विंटर्स होती है, whenever you will move here and there with your friends or whatever work you have, you will come in contact with the cold air। आप cold air के कांटेक्ट में आते हैं और उसके कारण क्या होते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका टेम्परेचर विल डिक्रीज। वो क्या होगा, उस ऑर्गन का जो हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, आपने ग्लव्स नहीं पहने, आपने टोपा नहीं पहना, तो क्या होगा, बॉडी से हीट का लॉस होगा, आपके ऑर्गन जो है वो ठंडे होने लगेंगे। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वहाँ पर पहुँचेगा, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट ओवर देयर। मतलब इस तरह से इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हीट ओवर देयर। ये पूरी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कराता है, इक्विलिब्रियम वहाँ पे मेंटेन करके रखता है, और इसी के कारण बच्चों आपकी बॉडी में हीट मेंटेन रहती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद में देखिए,
ये ब्लड की जो हम लोगों ने बात की है बच्चों, तो इस ब्लड में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। कैसी दूसरी सारी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ब्लड में एक्चुअल में है क्या क्या। तो जब ब्लड की हम बात करेंगे तो ब्लड के अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। सबसे पहला ब्लड कार्पसल्स, है ना, ब्लड कार्पसल्स यहाँ पे होंगे, और दूसरा यहाँ पर है प्लाज्मा। ये आपको अभी तक याद है ना, ये दोनों चीजें ब्लड कार्पसल्स और आपका प्लाज्मा। तो ये कार्पसल्स में हमने बात करी है आरबीसी की, मतलब यहाँ पर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है ना। और दूसरा और कौन प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है आपका डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स, है ना। और कौन प्रेजेंट है, तीसरा जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो यहाँ पे क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये तीनों चीजें, है ना, आरबीसी इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये एक मीडियम है जिसमें सारी चीजें जो है वो क्या होगी, इट विल गेट मिक्स, या तो मिक्स हो जाएगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें प्लाज्मा में क्या हो रहा है, प्लाज्मा में सारी चीजें डिसॉल्व यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, है ना। लेकिन ये इसमें डिसॉल्व नहीं, वो उसमें मिले हुए तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से घुल नहीं जाते हैं। दे आर शोइंग देयर प्रॉपर्टी ओवर देयर, अपनी प्रॉपर्टी शो करने के बाद में वो अपना रोल वहाँ पे प्ले करते हैं, और जितना भी इनका लाइफ स्पैन होता है उस लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ये अपना रोल प्ले करने के बाद में दे विल डाई। और जब ये डाई होते हैं, जब इनकी डेथ होती है, तो वो भी एक स्पेसिफिक साइट पे उनकी डेड बॉडी को पहुंचाया जाता है। जैसे ह्यूमंस में होता है ना कि आपकी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर एरिया स्थान पे ले जाके जो भी अंतिम संस्कार वहाँ पे होता है दे विल डू। तो वैसे ही यहाँ पे इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाने के बाद में इन सेल्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होती है ना। इनमें इनको पूरी तरह से डिस्कार्ड वहाँ पे कर दिया जाता है, और इनका ग्रेवयार्ड भी आपको इसके बारे में हम इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इनका ग्रेवयार्ड होता है, कहाँ पर उनको रखा जाता है। तो देखिए इतने तीन तरह के सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्लड कार्पसल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे आरबीसी जो है इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानेंगे, इसको हम ब्लड या फिर डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम लिम्फोसाइट के नाम से जानेंगे, और ये प्लेटलेट के बारे में आखिर में बात करेंगे दैट व्हाट एंड हाउ दिस काइंड ऑफ प्लेटलेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ओवर देयर, है ना। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग आगे आपके इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब यहाँ पे हम लोग रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, रेड कार्पसल्स की बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले लाइफ स्पैन की जब बात करी तो चलिए सबसे पहले लाइफ स्पैन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बायकॉन्केव होता है, उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। ये साइड वाला पोर्शन है इस आपके आरबीसी का, और अगर आप इसको देखेंगे ऊपर से तो इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। ये है क्या, ये है आपका आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है बच्चों इट विल बी टोटली रेड इन कलर। ये कैसा होता है, इट विल बी टोटली रेड इन कलर, पूरी तरह से लाल आपको ये दिखाई देता है। और ये लाल क्यों है, बिकॉज इट कंटेन हीमोग्लोबिन इन इट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है बच्चों। हीमोग्लोबिन का काम मैंने आपको अभी बताया था, और ये जो आरबीसी है ये आपके ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर exchange of gases like what kind of gases, like carbon dioxide and oxygen। ये दोनों गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए सोचने वाली बात कि ये इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है ना, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है।
तो फिर इसका काम कैसे होता है? इनके पास में हीमोग्लोबिन है बच्चों, वही इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी हीमोग्लोबिन के पास में आकर क्या अटैच हो जाता है? उसके पास में अटैच हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है गैसेस, है ना। इसके साथ में ऑक्सीजन भी आके बाइंड होती है और इसी से आकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड हो जाती है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? द बॉन्ड विल बी कॉल्ड, द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, इट विल बी नोन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा वो? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये हमने यहाँ तक समझा। अब दूसरी बात कि इसका बायकॉन्केव शेप क्यों है ना। तो देखिए, आपने इंटेस्टाइन में ये चीज पढ़ी है कि अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा कर्व उसमें ले आए तो उससे क्या होगा? जो सरफेस एरिया है दैट विल इंक्रीज, सरफेस एरिया विल इंक्रीज। सरफेस एरिया जो है बच्चों यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस आरबीसी के अंदर यहाँ पे जब वो बायकॉन्केव है तो उसके कारण हो ये जाता है कि मोर ऑक्सीजन विल बी एबल टू अटैच ओवर देयर। ना केवल ऑक्सीजन बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर आके अटैच हो पाएगी, है ना। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में आपके एनसीईआरटी को कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये आपका आरबीसी है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करेंगे, अगर हम इसके लाइफ स्पैन की अगर बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्पैन इट विल हैव और हाउ मच लाइफ स्पैन इट विल हैव, तो ये करीबन 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। हाउ मच डेज? 120 डेज इट विल बी एबल टू सर्वाइव। और जब 120 दिन इसके पूरे हो जाते हैं या उससे पहले भी अगर इसमें किसी तरह का कोई रप्चर या फिर उस सेल में किसी तरह का डैमेज अगर देखने को मिलता है तो उसको मैक्रोफेजेस पूरी तरह से खा जाते हैं। यही तो बात है कि देखिए, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पर मैक्रोफेज की बात आपको याद रखनी है बच्चों कि मैक्रोफेज क्या करता है? मैक्रोफेज विल ईट, क्या करेगा? वो किसको खा जाएगा? विल एनगल्फ, यू कैन से एज्ड और ओल्ड, या फिर बोले कि डैमेज्ड आरबीसी। उस डैमेज्ड आरबीसी को, रप्चर्ड आरबीसी को वो पूरी तरह से वो खा जाएगा। उसमें उसके अंदर से भी कुछ यहाँ पर वेस्ट मटेरियल आरबीसी के अंदर से भी बाहर निकलता तो है, उसको भी यहाँ पर फिल्टर आउट कर दिया जाएगा, उसको रिमूव यहाँ से कर दिया जाएगा बच्चों। तो ये आरबीसी की बात आपने समझी। आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, है ना। अभी ये बात आती है कि आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो आपकी जो बोन मैरो होती है बच्चों, आपकी बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो का मतलब होता है, देखिए उसी को हम समझते हैं कि बोन मैरो का मतलब क्या है। तो बोन मैरो को समझने के लिए हम यहाँ पर लंबी सी एक हड्डी की बात करते हैं। इस हड्डी के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए कोई लंबी सी हड्डी है। उस हड्डी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? यू विल बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ सेल्स ओवर देयर। यहाँ पर कुछ इस तरह के सेल्स हमको देखने को मिलेंगे, ये इस तरह से सेल्स होंगे। और इन सेल के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या सब्सटेंस है वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से। तो जो ये रेड, ये जो सर्कल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर द स्टेम सेल्स। ये क्या है बच्चों? दीज आर स्टेम सेल्स। ये है स्टेम सेल्स, है ना। ये क्या है? आपके स्टेम सेल्स हैं। और यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो सब्सटेंस है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, या फिर बोले कि उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेड सेल्स, हम इसको बोल सकते हैं। दी सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये जो आपके स्टेम सेल्स है बच्चों, ये स्टेम सेल्स ही आगे चल के आपके बाकी के जो सेल्स हैं या फिर आपके ब्लड कार्पसल्स जो हैं उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सो दीज स्टेम सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओनली। तो ये चीज हमने समझी, कहां पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है? आपके
आरबीसी के आपकी बोन मैरो के अंदर, और जब ये इनकी डेथ हो जाती है ना, तो इनकी डेथ होने के बाद में स्प्लीन आपका एक ऑर्गन है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है। किसका ग्रेवयार्ड बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके आरबीसी के कब्रगाह को, है ना, और वही है आपका स्प्लीन। तो देखिए अब उसी की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये पूरी बॉडी में आपके आरबीसी कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। कोई भी न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है, ये बाइकॉनकेव इन शेप है, और इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने इतना फंक्शन इसका समझ लिया। उसके बाद में ये इसमें कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता बच्चों, और इसमें ना कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस करी। लेकिन ये शेप कैसा है? बाइकॉनकेव है ना। बाइकॉनकेव शेप आपको देखने को मिला। कोई न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, लेकिन कैमल और लेमा ये दो ऐसे एनिमल्स है बच्चों जिनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यू विल बी एबल टू सी। आपको वहां पर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और उनका शेप जो है वो ओवल होता है ना। ये चीज हमने अभी समझी बच्चों। उसके बाद में अब कई बार ऐसा होता है कि इसका नंबर, वैसे आपकी बॉडी में इन सारे सेल का जो रेशो है वो यहाँ पे काफी मेंटेन करके रखा जाता है। आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है ना। आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, उनसे कम होते हैं आपके प्लेटलेट्स। लेकिन इनका अमाउंट, इनका नंबर जो है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड ओवर देयर। इनका नंबर जो है वो काफ़ी यहाँ पे फिक्स होता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आरबीसी का काउंट जो है वो कई बार बढ़ जाता है ना। बढ़ जाता है तो देखिए यहाँ पर उसके लिए एक टर्म हमको देके रखी है। टर्म है आपकी पॉलीसाइथेमिया, है ना। ऐसा कब हुआ हम उसको समझते हैं। पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है पोली मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका नंबर बढ़ जाएगा बच्चों? द नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स और रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कब बढ़ जाएगा? जब भी आप हिली एरिया में जाते हैं उस समय पे ये बढ़ जाएगा। ये एक एबनॉर्मल हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें अगर आरबीसी का नंबर बढ़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज पॉलीसाइथेमिया। उस डिसऑर्डर को हम लोगों ने क्या बोला बच्चों? दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। ये आपको याद रहे, यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इरिथ्रोसाइट का नंबर अगर डिक्रीज होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोपेनिया। व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इट विल बी कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। पेनिया से आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि उसका नंबर जो है वो क्या होता जाएगा बच्चों? द नंबर ऑफ द सेल्स, है ना। क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम? आरबीसी की, है ना। तो द नंबर ऑफ आरबीसी सेल इफ इट इज गोइंग टू डिक्रीज, और अगर डिक्रीज होगा तो आपको पता है व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। अगर आरबीसी का नंबर आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाए बच्चों, तो उसके कारण आपके चेहरे पे जो ग्लो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस। आपकी बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई आपकी बॉडी में कम हुआ, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, है ना। तो ये डिसएडवांटेज या फिर इफेक्ट जो है वो सेल के नंबर पे भी डिपेंड कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा हेल्दी डाइट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो उनका नंबर जो है वो बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी एबनॉर्मल फैक्टर के कारण द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द बॉडी। तो यहाँ पर हमने उसी के बारे में बात करी है, पॉलीसाइथेमिया, मतलब जब आरबीसी का नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और इरिथ्रोसाइटोपेनिया इसका मतलब जब आरबीसी का नंबर आपकी बॉडी में रिड्यूस होने लगे तब ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है।